All right, guys, how are you? Hope you're doing all well, and I hope you like my new look. The glasses actually make me look intelligent. Okay, so our last few topics have been not overly technical, a bit on the intellectual side, like deep fake, algorithms, misconceptions, and misinformations of social media. तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा हटके टॉपिक लेते हैं, थोड़ा ट्रेंडी टॉपिक लेते हैं, थोड़ा एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो सबको पसंद है, विच इज़ अ डमीज़ गाइड टू बाइंग अ कार इन यूएई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अभी ड्राइविंग करते-करते इट्स बीन मोर देन 10 इयर्स और गाड़ी जो चलाने का मज़ा है, वो दुबई की रोडों पे ही है। ये तो है यार, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वाइस लीडरशिप है, उन्होंने जिस विजन के साथ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है एंड द रोडवेज मोटरवेज आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट एंड आई मीन कूडोज टू देयर एफर्ट। आई मीन गाड़ी चलाने का मजा यहीं पे ही है, तभी मैंने यहाँ पे आके कभी बाइक का लाइसेंस नहीं लिया। इससे पहले मैं दिल्ली में बाइक चलाता था। लेट्स जस्ट से आई रिग्रेट बाइंग बाइक इन दिल्ली। नाउ दैट आई थिंक बाइंग अ स्कूटी वुड हैव बीन बेटर। इतना ट्रैफिक है वहाँ पे। खैर अब ट्रैफिक यहाँ पे भी बढ़ गया है बट स्टिल रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छी है। विदाउट फर्दर ado लेट्स स्टार्ट नाउ। ये वीडियो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इन 10 सालों में 7 से ज़्यादा गाड़ियां बदली हैं। क्योंकि इनिशियली एक कार से मैं कभी खुश नहीं रहता था। मुझे एक कीड़ा होता है ना कि गाड़ी बदल देते हैं यार, बदल देते हैं। तो वही थी। तो सबसे पहली गाड़ी मेरी यहाँ पे थी, वो थी लेक्सस एलएस 430। उसको तो देखकर ही प्यार हो गया था, और यहाँ की लेजेंडरी गाड़ियों में से आती है। जो यहाँ के लोकल्स हैं, एमिराती लोग हैं, उनको एलएस 430, उनके आई थिंक हर एक के घर पे एक एलएस 430 मिलेगी मिलेगी। और क्यों ना हो यार, 20 से 22 साल पुरानी लग्जरी गाड़ी है। ठीक है। और यार, जैसे एक गरम तवे पे आप मक्खन मारते हैं ना, और जो ग्लाइड करता है, वैसी ही ड्राइव है उसकी। आज भी आप 22-23 साल पुरानी लेक्सस 430 लेंगे ना, एलएस, एलएस मीन्स लग्जरी सेडान, आप लेंगे तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आवाज ही नहीं आती। इतनी मतलब, जो जापानीज इंजीनियरिंग है, दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू मेक द कार एज क्वाइट एज पॉसिबल एंड इट्स ट्रू। अभी पुरानी जाके आप देखेंगे, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी है, जो इनकी एलएस 400 इन्होंने निकाली थी मर्सिडीज के टक्कर में। खैर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये वीडियो है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको गाड़ियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैंने कुछ नॉन टेक्निकल पॉइंट्स लिखे हैं अपने एक्सपीरियंस से। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी बताऊंगा कि मेरे से भी क्या गलतियां हुई हैं। मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने करी वो आप करें। ठीक है। तो ये नॉन टेक्निकल है, इट्स लाइक अ डमीज गाइड टू बाय अ कार। ठीक है। कोई भी जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट मैं बोलूंगा और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने 7 गाड़ियाँ, ये 10 सालों में 7 गाड़ियाँ। सबसे पहली गाड़ी जो मैंने यहाँ पे चलाई थी वो थी रेनॉ की डस्टर। रेनॉ और रेनॉल्ट बोलते हैं कुछ लोग, इट्स एक्चुअली सम पीपल प्रोनाउंस इट रेनॉ। रोमेनियन ब्रांड है। गाड़ी अच्छी है, हैवी है, लेकिन उसका एसी इतना अच्छा नहीं था, उसके स्टीयरिंग बहुत टाइट था। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि उसके स्पेयर पार्ट्स मिलने बहुत ही मुश्किल थे यहाँ पे। तो मैंने जितनी जल्दी हो सके वो निकाल ली गाड़ी। उसके बाद मैंने एल एस 430 ली। उसके बाद मैंने अकॉर्ड 2006 ली। 6 इसलिए क्योंकि मेरे को वो शेप बहुत पसंद है, होंडा अकॉर्ड की। पावरफुल गाड़ी, 130 140 पता ही नहीं चलता कैसे पहुंच जाती है। एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, 2.4 लीटर इंजन है। और लेकिन बहुत ही, अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल कंजम्पशन से मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपेयर टू इट्स साइज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन हाईवे पे चलाने वाली गाड़ी है वो भी। कंफर्ट इतना नहीं है, लेकिन भागती है गाड़ी, दमदार गाड़ी है। तो कोई अगर लेता भी है तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मतलब इट्स लाइक अ वेरी डिपेंडेबल कार। उसके बाद जैसे कि 430 चलाने के बाद आदत हो जाती है लोगों को, मेरे को भी आदत हो गई। तो मैंने वापस लेक्सिस इस बार, लेकिन मैंने एल एस 400 ली, जापानीज स्पेक्स एंड ईयर 2000, विच इज सपोज टू बी द बेस्ट
Lexus LS, according to Lexus itself. बाय द वे लेक्सिस एंड टोयोटा आर द सेम. टोयोटा का लग्जरी सेगमेंट को लेक्सिस कहते हैं, जो उन्होंने यूएस के लिए बनाया था. तो लेक्सिस स्टैंड्स फॉर लग्जरी एक्सपोर्ट फॉर द यूएस. और ज़्यादातर दुबई में जितने भी ये LS 430 आते हैं, ज़्यादातर अमेरिकन स्पेक्स के आते हैं. और यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि अमेरिकन स्पेक्स अच्छा नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर इक्वली गुड, आई थिंक इफ नॉट बेटर. ओके, तो LS 400, लेकिन मैंने कई गलतियाँ करी उस कार को खरीदने से पहले. और उसमें काफ़ी मैंने, लेकिन इतना पैसा नहीं खाया उस गाड़ी ने फिर भी मेरा, उससे पहले ही मैंने उसको निकाल दिया. उसके बाद दोबारा मैंने जो है एक गोल्डन कलर की होंडा अकॉर्ड ली दोबारा. इस बार मैंने ली 2005. 2005 की ली. उसमें भी काफ़ी काम कराया. उसमें भी मैंने खरीदने के टाइम पे बहुत गलती करी, मैंने जज नहीं करी, जो कि मैं बाद में बताऊंगा आपको फिर कभी. और उसके बाद मैंने टोयोटा एवोलॉन ली. उसको भी मैंने ठीक से जज नहीं किया. एक्चुअली वो मेरी गलती नहीं थी, जिसको मैंने वो गाड़ी सर्विस कराई वो भी नहीं पकड़ पाया उसमें क्या प्रॉब्लम थी. नेवरदलेस वेरी नाइस का, वेरी स्मूथ का. और एज नॉट एज कंफर्टेबल एज लेक्सिस, बट लेक्सिस का क्लोज सेकंड. फुल साइज सेडान है. काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है. मज़ा आता है चलाने में यार, बहुत अच्छी गाड़ी थी. और अभी भी अगर आप जैसे कहते हैं कि बहरेन साइड अगर आप जाएंगे ना, तो बहरेन साइड आपको ज़्यादातर एवलॉन ही मिलेगी. जितने सीनियर किस्म के लोग होते हैं उनको एवलॉन बहुत पसंद होती है, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है वो. और एवलॉन के बाद मैंने ली होंडा सिविक. और मैं आपको बताता हूँ, लेक्सिस जो मेरी सबसे पहली वाली थी 430, उसके बाद ये गाड़ी होगी जो मैंने एक्चुअली रिन्यू करी 1 साल बाद. क्योंकि इस गाड़ी से मुझे कोई कंप्लेंट ही नहीं थी. जल्दी रिपेयर भी हो जाती थी. पार्ट्स ज़्यादा सस्ते भी नहीं थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे. और कुछ हेडेक ही नहीं थी. द ओनली लाइक प्रॉब्लम आई हैड विद दिस कार, और अ कंप्लेन विच, जो मैं बता सकता हूँ कि मेरे को एक कमी इस गाड़ी में ये लगी, वो कमी नहीं है कि भाई मैं थोड़ा साइज में बड़ा हूँ और गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है, तो मेरे को लॉन्ग ड्राइव के लिए इतनी अच्छी नहीं लगती. यहाँ भी फिलिपिनोज जो हैं उनको होंडा सिविक बहुत पसंद है. उसको लेके वो मॉडिफाई करते हैं. मतलब यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन. ठीक है. और उसके बाद अभी भी होंडा सिविक ही है मेरे पास. अभी मैंने अपने फ्रेंड की लेक्सिस GS 350 ले ली. उसका भी काम चल रहा है. ऑनेस्टली अभी चलाने में इतना मज़ा आया नहीं. स्टिल है सम स्टीयरिंग इश्यूज. 2008 मॉडल है तो पुरानी गाड़ी है. ठीक है जी. तो ये मेरी गाड़ी की हिस्ट्री थी. और सबसे अच्छा, अब शुरू करते हैं कि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके पास लाइसेंस मिल गया है, PhD कर लिया आपने. लाइसेंस लेना मतलब यूएई में PhD के बराबर है. कर ली PhD आपने, अब पहली गाड़ी. सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है भैया जेब तुम्हारी. व्हाट्स योर बजट? हाउ मच मूला डू यू हैव? तो सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करें. बजट के बाद आता है आपकी ईयर ऑफ द कार. जितना आप पुरानी गाड़ी लेंगे बजट थोड़ा आपका नीचे रहेगा. जितना आप नया लेंगे बजट आपको उतना हाई जाएगा. अब पुरानी गाड़ियों में देखो, मैं एक बात बताता हूँ, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जितनी एक एक साल बाद गाड़ियाँ आती है ना, टेक्नोलॉजी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है. मतलब पुरानी गाड़ी में आपको मैकेनिक को सिम्टम्स बताने पड़ते थे, यार ये प्रॉब्लम हो रही है. जैसे राइट लेते टाइम अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो मैकेनिक सुन के बता देता था कि यार व्हील बेरिंग इशू है. ठीक है. कि चला रहा हूँ यार, मेरे को पता चल रहा है, स्टीयरिंग में हाथ लगा रहा हूँ तो वाइब्रेशन हो रही है, तो बताता कि हाँ एक्सेल है, ये है, वो है. अब नई गाड़ियों में इतने सेंसर्स आ गए, इतनी टेक्निकलिटीज आ गई हैं कि ऑल द मैकेनिक हैज टू डू इज, एक ओबीडी सेंसर आता है, वो डिवाइस आपके गाड़ी के जो ओबीडी, जैसे यूएसबी ड्राइव है, गाड़ी में भी ओबीडी ड्राइव होती है, वहाँ पे सॉकेट में घुसा देता है वो. और उसके पास एक पैनल होता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है. वो गाड़ी के सीपीयू में जाके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट उड़ा हुआ है, कौन सी जगह प्रॉब्लम चल रही है, वो सेंसर वो ओबीडी स्क्रीन पे मैकेनिक को कोड दे देता है. कोड के साथ डिस्क्रिप्शन भी होता है, एक्सप्लेनेशन भी होता है कि स्पार्क प्लग आपका उड़ा हुआ है तभी गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो क्या है नंबर 3. ओके, निकाला, चेंज कर दिया. इन्होंने चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी कर दी हैं, लेकिन ये है कि डायग्नोस करना आसान भी कर दिया है. ठीक है जी. तो इसीलिए पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उनमें वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, लेकिन पुरानी गाड़ियाँ डिपेंडेबल भी होती हैं और आपके बजट में पड़ जाती हैं. लेकिन इनिशियली थोड़ा खर्चा कराना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस गाड़ी के प्रीवियस ओनर ने कैसे किया है, उसका ध्यान रखा भी नहीं रखा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर आती है ईयर. सब डिसाइड कर लिया आपने, आपका बजट आपको पता है क्या है. फिर आपको जापानीज चाहिए, यूरोपियन चाहिए,
क्या कौन सी गाड़ी चाहिए आपको। जैपनीज कार्स का कल्चर अलग है, जर्मन कार अमेरिकन कार्स का कल्चर अलग है, ठीक है, यूरोपियन कार का कल्चर ही अलग है। जैपनीज कार इज ऑल अबाउट लॉन्जिविटी, डिपेंडेबिलिटी। जैसे होंडा, टोयोटा, लेक्सिस ऐसी आप गाड़ियां लेते हैं तो ज़्यादातर इनकी माइलेज नहीं देखा करते लोग। लोग इनकी बस सर्विस हिस्ट्री देखते हैं कि इनके ओनर ने इसका ध्यान रखा नहीं रखा, टाइम पे काम करवाया नहीं करवाया, पार्ट्स चेंज करे नहीं करे। पार्ट्स चेंज कराओ, ऑयल चेंज कराओ, गाड़ी चलाते रहो, ये हिसाब होता है। मतलब मैंने ऐसे से किस्से सुने हैं कि भैया किसी की 10 लाख से ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल गई, अभी भी चल रही है। मेरी अपनी मैंने सिविक ली थी, 3.5 लाख उस टाइम पे चल चुकी थी ये। अब आई थिंक अराउंड 4 लाख पहुंचने वाली होगी, अभी भी वैसी ही चल रही जैसे ली थी। और इससे पहली वाली जो थी, जो मैंने लेक्सिस ली थी, वो 3.5 लाख माइल्स थी। और मैं कई बार, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा था गाड़ी चालू है क्या, मैंने कहा "हाँ यार चालू है"। तो समझ रही है, जैपनीज है। जर्मन का यार, जर्मन इज, मेरे ओपिनियन में जर्मन कार्स आर ओवर इंजीनियर्ड, ठीक है जी। ओवर इंजीनियर्ड मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने एक बीएमबी की गाड़ी ली थी, जिसको बीएमडब्ल्यू कहते हैं। बीएमबी की गाड़ी ली थी, तो उसने बोला कि यार लेट्स गो आउट फॉर अ ड्राइव। यहाँ का लोकल ही था बंदा, मेरा आती था। तो मैं कहा चलो चलते हैं यार। चले, गए। उसके बाद उसने बोला यार बनाओ, इसकी गाड़ी मैंने अभी ली है, इसकी बैटरी चेंज करानी है, कि उसकी बैटरी का जो है लाइट जल रही है बार बार। लाइटें तो बहुत जल रही थी, लेकिन उसने बैटरी ही देखी। मैं कहा "चल, चलते हैं"। हम गए एक शॉप पे, मैकेनिक ने बोनट खोला। बोनट खोल के वो ढूंढ रहा है, उसको बैटरी कहाँ है पता ही नहीं चल रही। मैंने भी देखा, मेरे को भी नहीं पता चल रही, जबकि मेरे को गाड़ी में थोड़ा एक्सपीरियंस था, जर्मन गाड़ी में नहीं था। तो मैंने उसका स्मार्ट कार्ड, गाड़ी का जिसको मूल्य कहते हैं यहाँ पे, मैंने उस गाड़ी का स्मार्ट कार्ड देखा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। उसमें मैंने मॉडल टाइप किया, मैंने फटाक से जो है गूगल किया। उस टाइम पे एआई नहीं था इतना, एआई था ही नहीं उस टाइम पे। तो मैंने गूगल किया, गूगल करके यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे करके मैंने वीडियो देखी क्या है। फिर मैंने उसको मैकेनिक को बुलाया, मैंने उसको दिखाया, मैकेनिक पाकिस्तानी था। उसको दिखाया, मैंने कहा देख भाई, पहली बात तो उसकी बैटरी आगे नहीं, उसकी बैटरी पीछे है। पीछे भी आपको जो है पैनल निकाल के, उसका स्टेपनी निकाल के नीचे आपको बैटरी मिलेगी। बैटरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नई बैटरी लगानी है। काम वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। बैटरी लगा के उसके बाद आपको ओबीडी सेंसर लगाना है। उस सेंसर में जाके आपको वो एरर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कुकीज़ क्लियर करते हैं ना आप लैपटॉप से, आपको वो एरर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके वो लाइट बंद होगी। तो मैकेनिक ने मेरे को देखा, मैंने मैकेनिक को देखा। उसने बोला खाओ कसम। मैंने कहा कसम है भाई, वीडियो दिखा रहा हूँ तेरे को, ऐसे ही होता है। हम दोनों ने मिलकर गाड़ी के नए ओनर को देखा। मैंने उसे बोला आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। उसने बोला ये मेरे कज़न की गाड़ी है, मैं उसी को वापस दे देता हूँ। वो एवलॉन चलाता था वैसे। तो मैंने कहा यार बेटर कीप दी एवलॉन, एटलीस्ट उसकी बैटरी तेरे को पता है कहाँ पे है। तो भाई ये है जेवन गाड़ी, ठीक है। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ वो कितनी ओवर इंजीनियर्ड है। उससे थोड़ा और नया मॉडल हैचबैक मेरे एक दूसरे फ्रेंड ने दी थी, उसको जर्मन गाड़ी का कीड़ा है आई थिंक। उसके पास अभी भी जर्मन गाड़ी है। उसने लेने से पहले मेरे से पूछा था, ठीक है ना। वो ऐसे कैटेगरी के लोगों में आता है जो तुमसे ओपिनियन एडवाइस मांगता है, उसके बाद करता वही है जो उसके दिल में है, ठीक है ना। ये टाइम खोटी लोग हैं। उसने गाड़ी ले ली, गाड़ी के रेडिएटर में कुछ लीक था। बंदे ने यहाँ पे जो यूएई का कैपिटल है उसको अबू धाबी कहते हैं, उसने अबू धाबी भेजा उसको। अबू धाबी भेज के बीएमडब्ल्यू में ही उसने अराउंड 4.5 से 5 हज़ार दिराम, लाइक इंडियन रुपीस में अराउंड लाख लाख 1 लाख इजीली 100,000 स्पेंड कर दिया इंडियन रुपीस में उसने। यहाँ पे तो लाइक 5,000 दिराम स्पेंड करने के बाद भी वो गाड़ी वापस आई, वो रेडिएटर का लीक ठीक नहीं हुआ। बाउट ऑफ एम्बेरसमेंट। वो बंदा जिस जान पहचान के थ्रू बीएमडब्ल्यू में दिया था, और बीएमबी वालों को भी कुछ नहीं कह सकता, वो कंपनी वालों को कुछ नहीं कह सकता, बंदे को भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। भैया मेरे से भी आंखें ना मिलाए बंदा, क्योंकि मैंने तो पहले ही मना किया था भाई मत करियो। नॉट दैट बीएमबीज आर बैड कार्स यार, लाइक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कार्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू आर ऑन अ बजट, देन बीएमवी इज ओवर इंजीनियर्ड फॉर यू। बीएमवी होगी, ऑडी होगी तुम्हारी, वॉल्क्सवैगन होगी,
Volkswagen is like a notch down BMW. तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, कैन मेंटेन, बजट अच्छा है, तो यार गाड़ी बुरी नहीं है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है उसकी, ठीक है ना? तो ये मेरे कुछ 2 सेंट्स थे अबाउट जर्मन एंड जापानीज़, ठीक है? आपने गाड़ी फाइनलाइज़ कर ली, ईयर फाइनलाइज़ कर दिया, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद किसी मैकेनिक से मिलिए आप, मैकेनिक से मिलिए और उस गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को चेक करिए। जैसे कुछ गाड़ियाँ हैं, जैसे तुम्हारी रेनॉल्ट की गाड़ियाँ हो गई, रेनो डस्टर हो गई तुम्हारी, ठीक है ना? और कुछ जैसे इवन टोयोटा के कुछ मॉडल्स हो गए, होंडा के कुछ हो गए, आपको पता करना पड़ेगा भाई इसके पार्ट्स इजीली आपको मिल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी का कुछ पार्ट आपको चेंज करना है और आपको हफ्ते भर वेट करना पड़ेगा कि वो बंदा कहीं से मंगाएगा फिर करेंगे। जैसे मेरे फ्रेंड के पास शेवरोले की गाड़ी थी, शेवरोले की आई थिंक ऑप्ट्रा थी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अच्छी गाड़ी थी, पावरफुल गाड़ी थी, छोटे, बॉडी छोटी थी लेकिन कंफर्टेबल थी, सीटिंग उसकी बहुत पावरफुल गाड़ी थी। एंड आई बिलीव शेवरोले इज अमेरिकन। उस बंदे के ब्रेक सेट में कुछ प्रॉब्लम आई थी, ठीक है? एक तो ब्रेक सेट 3,500 दिराम का, सुन के फट गई मेरी उसका प्राइस। और उसके मैकेनिक ने कहा कि आप वेट करो, 2 हफ्ते लगे उसको अरेंज करने में। वो भी स्क्रैप से, नॉट न्यू, स्क्रैप एज एन लाइक प्री, लाइक कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें से पार्ट्स निकाल लेते हैं लोग बेचने के लिए। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना आए, ठीक है? और दूसरा कि इज द कार इजी टू वर्क ऑन, कि गाड़ी मैकेनिक के लिए इजी टू हैंडल है या नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं मेरे मैकेनिक, मेरे से कहते हैं कि यार 4x4 मेरे से हैंडल नहीं होता, ठीक है? 4x4 बहुत मुश्किल है मेरे से हैंडल करना। यार टू व्हील ड्राइव लियो, जैसे एक गाड़ी है जैसे CR-V हो गई तुम्हारी होंडा की, तुम्हारी RAV4 हो गई, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है टू व्हील ड्राइव होता है और एक होता है 4 व्हील ड्राइव होता है। तो मैकेनिक ज़्यादातर मेरे से यही कहते हैं कि यार 4 व्हील मत लियो, बहुत हेडेक है। और वो मेरे को कहते हैं कि कूपे टाइप मत लियो, 2 डोर मत लियो, इट्स अ हेडेक, नाइटमेयर फॉर अस टू वर्क ऑन। तो ये आपको पूछना पड़ेगा मैकेनिक से, ठीक है जी? तो देखिए वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको 15 से 17 मिनट ही रखना चाहता हूँ, ठीक है? ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में मैं इससे आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और कमेंट ज़रूर करिए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अपने कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार ये काम करूँ मैं, ठीक है? टेक केयर।